नाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 6 नंबर का क्वेश्चन है। हो गया था कि बाकी था हमारा ये बच्चों? बाकी। ओके, क्वेश्चन रीड करो पहले। क्वेश्चन रीड करो, समझने का ट्राई करो। क्या कहना चाहते हैं चेक करो पहले तो। कि when conservation force does not positive work on the body, potential energy of the body will be। अब कॉमन लॉजिक, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों को बता सकता है? हेलो, mgh। लेकिन याद करो मैंने एक चीज बताई, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, राइट? माइनस mgh। तो कंजर्वेटिंग फोर्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरली 99.99 केस, अब शायद पता नहीं कोई एक केस हो सकता है, लेकिन जनरली आपके सिलेबस के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी जनरली क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होती है। ओके, व्हेन कंजर्वेटिंग फोर्स पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क है ना, इसलिए वो नेगेटिव वर्क में बात नहीं कर रहा हूं मैं। वर्क पॉजिटिव कब हो सकता है? वर्क पॉजिटिव जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? नेगेटिव हो। ओके, तो आंसर क्या आएगा? डिक्रीज। बाद में वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शंस ऑलवेज रिजल्ट इन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब कॉमन लॉजिक है, आप गाड़ी चला रहे हो, रोड के ऊपर आपके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, तो क्या कम होगा? आपकी स्पीड कम होगी। स्पीड यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। वी कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो यहाँ आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी। Now rate of change of momentum is directly proportional to the force, second law of motion. Clear? Second law of motion, rate of proportional. Now D, in elastic collisions of the two body, quantity which do not change after the collisions, कौन सी quantity change नहीं होती? याद करो, इन इलास्टिक collisions में क्या था? इलास्टिक collision में क्या चेंज हो रहा था? बनने कंजर्व हो रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिपोर्ट नहीं। लेकिन इन इलास्टिक, यहाँ क्वेश्चंस में इन इलास्टिक की बात की है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इन इलास्टिक में कंजर्वेशन खाली मोमेंटम का होता था, काइनेटिक एनर्जी का नहीं। तो यहाँ डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज यानी कि क्या हुआ बच्चों? कंजर्व होने की बात की है, क्योंकि कंजर्व हो रहा है यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं होगा यानी कि मोमेंटम। ओके, समझ में? यहाँ का कंफ्यूज मत होगा। यहाँ डेज का मीनिंग क्या रखा हुआ है? कंजर्व हो रहा है, कंजर्व मीनिंग चेंज नहीं होना। हाँ, ये दूसरा ऋषभ कौन है? ऋषभ तू लेक्चर में છે બેટા? હું એક જ છું। હા 39 ऋषभ રૂડાણી લખ્યું હશે। ઓકે, કઈ નહીં, જે હોય રિમૂવ બ્લોક કરી દઉં છું। એક મિનિટ હો, રિમૂવ થઈ ગયો। ચલો चलो, ऋषभ का भूत होगा शायद। ऋषभ बबे लेक्चर भरतो હોય તો તારે 2 ફી ભરવી પડશે બેટા। હા, ऋषभ के सर एक फी नहीं है, फाफासी आवर છે ને તમે બબે માંગો છો। चलो 6 नंबर क्लियर, 7 नंबर देख लो। चलो, ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन, आपको दिख रहा है ना अच्छे से कि मैं चेंज करूं फॉन्ट? थोड़े थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो भी चलो। नाउ ट्रू फॉल्स है, इन इलास्टिक कोलिजन्स इन द of two body, momentum and energy is conserved। सही है? Yes sir। In elasticity of two body, momentum and energy, false sir, each body आपको sir, false each body की बात की, इसलिए ओके। टोटल बॉडी होता है ना, टोटल मोमेंटम होना चाहिए, यहाँ पता चला सिस्टम का। यहाँ सिस्टम होगी ना तो आंसर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, नॉट ईच बॉडी। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, एक बॉडी की यहाँ बात की नहीं है। ओके, यहाँ तो एक बॉडी की बात की, लेकिन हमने जो सीखा था इलास्टिक कोलिजन्स जो कंजर्व होता है वो सिस्टम का कंजर्व होता है, बॉडी का नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? ये एग्जाम्पल फॉर इसकी मैं बात करूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो यानी टकराने के बाद क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी, इसकी 5 थी इसकी 10 थी, तो इसकी 5 और 10 होना जरूरी नहीं है, इसको ही इलास्टिक बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। इसकी 10 भी हो सकती है, इसकी 5 भी हो सकती है, आगे पीछे चेंज हो सकता है, खाली सिस्टम यानी कि जो टोटल है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों?
m1v1 m1u1 m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 आना चाहिए। तो ये सिस्टम की बात की है टोटल। यहाँ इसके अंदर चेंजेस हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? हेलो। Now, total energy of the system is always conserved, no matter what internal or external force. देखो बच्चों, हमने जब तक बात कर रहा हूँ इस चैप्टर्स में वर्क एनर्जी या फोर्स हो, हर एक टाइम पे हम एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा याद रख लो, यहाँ भी ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स की बात की है। एक्सटर्नल फोर्स से ये सब कुछ चेंज होता है, इंटरनल फोर्स से कुछ भी नहीं होगा। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी के अंदर जोर से धक्का लगाओ तो क्या गाड़ी अंदर बैठे बैठे आगे चलेगी? इंटरनल फोर्स से कुछ भी नहीं होता। अब देखो आपने जो धक्का लगा कहाँ गया, कोई बोल सकता है आपके पास आंसर? आपने जो वर्क किया वो कहाँ गया, कोई बता सकता है? हेलो। कहीं नहीं जाएगा, पता ही नहीं है किसी को, इसलिए तो कंजर्वेशन नहीं बोलते। इंटरनल फोर्स के हिसाब से एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होती, क्योंकि इंटरनल फोर्स क्या होता है, पर्टिकुलर अलग अलग मेथड से अलग अलग फॉर्म में चला जाता है। एक्सटर्नल फोर्स में खाली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादातर आती है, इसलिए कंजर्वेशन का लॉ इजिली हम अप्लाई कर सकते बच्चों। ओके, इंटरनल फोर्स में अप्लाई कर सकते नहीं है। याद करो, मैंने टॉपिक को बताया था ये चीज। ड्राइवर जो है, सॉरी, गाड़ी चला रहे हो, अंदर बैठे बैठे आप धक्का लगाओ तो नहीं चलेगा, लेकिन बाहर निकल के धक्का लगाओगे तो क्या होगा, गाड़ी चलने के चांसेस है, यानी कि मोमेंटम होगा, एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन अंदर बैठे कुछ होगा नहीं। समझ में आया बच्चों? इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। हाँ, यही चीज यहाँ इंटरनल और यहाँ नहीं दिया होता ना, इतना होता ना, तो क्या होता बच्चों, आंसर यस आता। क्लियर? खाली ऐसा लिखा होता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट, इतना लिखा होता है। ये जो क्रॉस कर दिए नहीं होता ना, तो आंसर यस आता, लेकिन यहाँ है इसलिए नो आएगा। चलो सी नंबर का देखते हैं। वर्क डन इन द मोशंस ऑफ द बॉडी ओवर द क्लोज। वैसे तो ये मैं नहीं कराना चाहता था, लेकिन वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वर्क डन इन द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर द क्लोज लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। सही है? एवरी, यस, ओनली फॉर कंजर्वेशन। एवरी फोर्स लिखा है, यहाँ भी वही चीज थी ना। यहाँ इंटरनल फोर्स की बात की थी इसलिए आंसर रॉन्ग हुआ, यहाँ एवरी फोर्स की बात है इसलिए आंसर रॉन्ग हो जाएगा। खाली कौन सा फोर्स होना चाहिए, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? इन एन इलास्टिक कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल। सही है? सही है, कॉमन लॉजिक है। इन इलास्टिक के अंदर क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, तो कॉमन लॉजिक लॉस होगी तो फाइनली जो एनर्जी होगी वो कम ही होगी ना इनिशियल से। तो आंसर क्या होगा, सही, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज लेस देन इन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट किसी को यहाँ ट्रू फॉल्स में? हाँ सर। चलो इसके आंसर देने का ट्राई करो, थोड़ा मैं जल्दी जाऊंगा थियरिकल इसलिए। इन एन इलास्टिक कोलिजन्स ऑफ द टू बिलार्ड बॉल, बिलार्ड बॉल यानी कि वो पूछे एकदम रेगजिन जैसे आते वही बोल ना। हाँ पूल टेबल, सॉरी। हाँ, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू billiard ball is the total kinetic energy conserved during the short time of the collisions of the ball. In elastic collision of the two billiard balls, elastic collision में kinetic energy conserve होती है, वो no doubt है, सही है। Is the total kinetic conserved during the short time, okay, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, टाइम लिखा हुआ है, शॉर्ट टाइम ऑफ द collisions। अब क्या होता है पता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन अब आप उसका ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो एक्चुअली क्या होगा, जब छोटे टाइम के लिए, जब वो कांटेक्ट में आता है तो उसका कुछ पोजीशन ऐसे हो जाता है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, ओके मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी मैंने भी देखा तो नहीं है। कड़क ना होए, कड़क हो कड़क हसे पण तो પછી એનર્જી કન્ઝર્વેશન થાય ને, આન્સર યસ આવવો જોઈએ। લુક ખ્યાલ આવે છે? સમટાઈમ્સ કેવું હોય છે બેટા કે આપણને ખબર ના હોય પણ એ વસ્તુ થતી હશે, ઓકે। અહીંયા સમજી લો કે ઘણીવાર શું થતું હોય કે આપણે જોતા હોઈએ, આપણે દેખાય નહીં,
પણ ઘણી એ થતું હોય, અહીંયા શોર્ટ टाइम લખ્યું છે ને, शॉर्ट टाइम यानी कि क्या, थोड़े टाइम के लिए दो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे, जब कांटेक्ट में तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ध्यान रखो, तब काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 हो गई थी। समझ में आया? पहले काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो कांटेक्ट में आया थोड़े टाइम के लिए तो काइनेटिक एनर्जी चली गई ना, भले शॉर्ट टाइम, चाहे वो टाइम माइक्रो सेकंड का भी क्यों ना हो, लेकिन है तो टाइम ही ना। जब फिजिक्स की बात करें तो 0.00001 सेकंड को भी टाइम मानते, तो वो टाइम के लिए भी, थोड़े टाइम के लिए भी उसकी यदि काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई, इसका मीनिंग इसका एनर्जी कंजर्वेशन गया। समझ में आ रहा है बच्चों? इसलिए यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, समझ लो। अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था ना, नजर घुमा रहा था, तभी ये देखा कि छोटे टाइम के लिए, एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए भी कोई रुकता है, थोड़े टाइम के लिए भी रुकता है, तब उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी 0 हो जाती है। Is the total linear momentum conserved during the short time of elastic collisions? तो मैंने एक चीज बताई थी, मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व होता है, याद किया? आंखें बंद करके मोमेंटम कंजर्वेशन को डाल दो, हाई होगा, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो। चलो, वही सिचुएशन है, यहाँ इन इलास्टिक की बात की है, तो एक दूसरी चीज यहाँ तो पता चल गया कि ये तो सही आने वाला है। मैंने वो भी यहाँ तो वही बताया कि इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्वेशन होता ही है, तो बी में तो यस ही आएगा। अब ए में आपको पता है कि इन इलास्टिक में वैसे ही एनर्जी कंजर्वेशन होती नहीं है। समझ में आ गया? सी का आंसर में सेम आंसर रहेगा। ओके, आपके आंसर यहाँ एग्जाम में क्या रॉन्ग हो सकता है पता है? भूल से यहाँ राइट हो सकता है, बाकी ये दोनों चीज तो, तीनों चीज तो आपको पता चलेगी, तो ये खास समझना था इसमें। ओके, ये जो मैंने जो आया आंसर लिखा ना कि क्या था ये, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है, वो एक खास याद रखना है आपको। डी नंबर का देखते हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू बिलियर्ड बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक? क्या होगा? इलास्टिक। कॉमन लॉ, इनइलास्टिक में तो जॉइंट થઈ જાય ना, ज्वाइंट थे, यानी कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड बाद में रहेगा ही नहीं। ओके, सेंटर के बीच, क्योंकि सेंटर पे डिपेंड रहता है, इसका मीनिंग कि वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन से। ओके, चलो अब नए क्वेश्चंस और एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुए, अभी तो जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे अच्छे क्वेश्चन के। अब थोड़ा प्लीज अपना फोकस, अपना माइंड आसपास जो भी आप सोते उठते आप लेक्चर्स देख रहे हो, खड़े हो जाओ, स्ट्रेट बैठ जाओ, माइंड को 100% इन्वॉल्वमेंट रख के आपसे लेक्चर अटेंड करना है। ओके, ऊपर मैंने जस्ट इसलिए बहुत हल्के से लिया क्योंकि वो वैसे एग्जाम ओरिएंटेड कम था, लेकिन ये IMP में सारे 9th नंबर का है। क्या है क्वेश्चन पहले समझ लो, अच्छे क्वेश्चन है। ओके, समझना है पहले तो कि बॉडी इज इनिशियली रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन क्या दिया है बच्चों? कांस्टेंट दिया। तो पावर का रिलेशन क्या होगा? तो माइंड में क्या होता है पता है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। आंसर कर दिया आपने ये, या 1/t, तो अभी t-1। हाँ कि ना, ऐसा ही सोचोगे ना तो देखो, हर बार कभी भी कोई भी फॉर्मूला सही नहीं होता, तो इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जाना पड़ता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसमें यहाँ टाइम तो आया ही नहीं, आया? अब देखो मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट दिया हुआ क्वेश्चन में, तो P प्रोपोर्शनल टू V आया। यहाँ तो मुझे चाहिए था P के साथ रिलेशन, V। एक मिनट हो, एक मिनट। ओके, अब से ना दूसरे नाम से ऐड मत होना यदि, ओके, मजा आ रहा है आपको, आप में से कोई भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि दूसरे नाम से एंटर हुए ना तो यहाँ से ब्लॉक हो जाओगे, बाद में आपको कंपलसरी यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा, बाद में आपको वो मोबाइल से बाद में एंट्री नहीं दे हो सकती आपसे।
एक मिनट, पावर प्रोपोर्शनल टू तो क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। अब पूछा है t के बारे में, क्या करेगा, कोई बता सकता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे यहाँ पावर v दिया हुआ है, मुझे चाहिए t, कौन सा दिया हुआ है v, ध्यान रखो, और चाहिए क्या मुझे t। तो v का और t का रिलेशन क्या है बच्चों? या तो एक तो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। अब यहाँ मुझे डिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये फॉर्मेट तो नहीं डाल सकता मैं, क्यों, पता है ना डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये तो दिया नहीं है। अब मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाल रहा हूँ v बाई टी, तो v इज इक्वल टू a इंटू टी। तो यस, एक्सेलरेशन मुझे दिया है कि कांस्टेंट है, तो ये ले सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैंने डाल दिया, ये वाला फॉर्मूला a इंटू टी। वापिस ये कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा। अब आंसर मत बना टी। समझ में आया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बच्चों। आपको अभी ऐसा लग रहा है सर ये तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। हर यही क्वेश्चंस खाली थोड़ा सा चेंज कर दें, अभी 6.10 थोड़ा सा चेंज कर दिया तो पूरा आंसर चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्चुअली जाओ, पहले क्या करना है आपको, क्या करना है, क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, किसके साथ रिलेशन चाहिए, टी। तो पी का पहले बेसिक फॉर्मूला डालो, यदि टी आ रहा है तो ट्राई करो। अब टी आ रहा है लेकिन उसमें वर्क के बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो उसको छोड़ देता हूँ। अब दूसरा फॉर्मूला डालता हूँ एफ इंटू वी। अब बोलोगे सर एफ के बारे में भी कहाँ दी है, लेकिन एफ का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन आ रहा है, तो आपको यहाँ कॉमन लॉजिक एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, मास कांस्टेंट होता है, तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको एफ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दी ही है, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? आपको ए कांस्टेंट दे दिया है तो कॉमन लॉजिक है कि फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन तो ये फॉर्मूला डाला। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ तो मुझे v का मिला, अब मुझे t चाहिए, तो v का t के साथ रिलेशन वाला एक ही फॉर्मूला था, दो फॉर्मूला, एक तो x बाई टी, लेकिन इसमें x दिया नहीं है तो ये छोड़ देता हूँ। बाद में a अल्फा इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है तो ये डाल सकता हूँ मैं फॉर्मूला, तो v की जगह a इंटू टी डाला। ओके, तो a इंटू टी डाला तो आंसर आ जाएगा t। कोई डाउट किसी को? अब देखो वही क्वेश्चन इनडायरेक्टली दूसरे मेथड से पूछा हुआ, फाइंड करना वही है क्या, देखो बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। और पूछा क्या है, पूछा क्या है, एक मिनट, रिलेशन विद टाइम। एक मिनट खाली, ओके चलो ये देखना पड़ता है, कोई आई नहीं गया ना एक्स्ट्रा यार। बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, पावर p टी के साथ ही रिलेशन दिया हुआ, सॉरी नहीं, पावर कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ, और मुझे फाइंड करना डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डालना है। अब डिस्प्लेसमेंट का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ओके ये तो बेसिक फंडामेंटल टर्म्स है। तो हम अभी क्या करते हैं, सिमिलरली ऊपर सिचुएशन जो ही वही हिसाब से जाएंगे। पावर का फॉर्मूला डाल देता हूं मैं, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एफ इंटू वी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, एफ का फॉर्मूला डाल देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ तो ऐसी चीज हुई, ये सब कुछ अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगे तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, यदि ध्यान दो पहले, यहाँ पावर आपको क्या दे दिया बच्चों, कांस्टेंट दे दिया है, पावर आपको कांस्टेंट दे दिया, हाँ कि ना? तो उसको मैं अभी के ले लेता हूँ, कोई भी अल्फाबेट ले लिया, तो इसको छोड़ दो, के कांस्टेंट, ओके आप के लो, पी लो, ए लो, बी लो, कुछ भी ले सकते हो। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, dv by dt। तो मुझे v मिल गया, v इंटू डी वी, के इंटू डी टी अपॉन एम, देख लो तो आगे पीछे किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया। अब मुझे चाहिए क्या, डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स चाहिए, तो वी से आ सकता है, चांसेस है वी से आने का, हाँ कि ना? हाँ। लेकिन मुझे यहाँ डीवी और डी निकालना है तो पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ओके क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेशन फॉर्म है, डीवी नहीं होना चाहिए, तो डीवी निकालने के लिए इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 आएगा वी का, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, देखो के बाई एम, तो कुछ नहीं है तो 1 है,
तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, क्योंकि वेरिएबल t है इसलिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kt बाय m आया तो v ની જગ્યાએ આપણે dx by क्या? t ની જગ્યાએ તો અહીંયા dx by dt મૂક, તો અહીંયા dv ની જગ્યાએ શું મૂકી શકતો? એ તો રહેવાનું જ છે ને, આપણે તો પ્યોર ફોર્મમાં x જોઈએ છીએ। समझ में आ रहा है आपको? मैंने यहाँ v की जगह dx by dt डाला, चलो तो यह dt dt भी रहेगा, dv भी रहता है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब 2 ही वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल तो कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं? हम 2 वेरिएबल है इसलिए तो यहाँ क्या करेंगे, dv वेरिएबल को निकालने के लिए मैंने इंटीग्रेशन किया हुआ है। ओके, v स्क्वायर बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2kt बाई m। लुक, अब क्या करेंगे, मुझे x लाना बहुत इजी है, क्योंकि v का फॉर्मूला में x आता है, हाँ कि ना? अब देखो 2k बाई m तो कांस्टेंट है, लेकिन t वेरिएबल है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी जगह पूरी की पूरी जगह k डैश लिख लेता हूँ। वैसे कि अंडर रूट 2k बाई m कांस्टेंट है, तो इसकी जगह मैंने k डैश डाल दिया। t का पावर 1/2 है, dt को मैं इस साइड लूँ यदि, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, हाँ कि ना? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सम है बच्चों, इसलिए तो मैंने खड़े होने के लिए, अच्छे से बैठने के लिए बोला था। ये 2 सम में ये जो सम है ना, सही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इंटीग्रेशन किया तो x मिल गया आपको, कुछ भी नहीं था, 1 था, तो इंटीग्रेशन x हुआ। अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ एडेस कांस्टेंट था, बाहर निकाला। t⁻1/2 का t⁻1/2 का क्या होगा? पावर नया प्लस और नया पावर नीचे, पावर में एक ऐड और नया पावर नीचे। तो x k डैश को प्रोपोर्शनलिटी में ले लिया, तो k⁻1/2 प्लस 1, तो 3/2 होगा। 3/2 को भी प्रोपोर्शनलिटी में ले लिया, तो खाली बच्चा क्या बच्चों? x⁻3/2 हाँ है ना? जबरदस्त। मैं आपको, मुझे पता है आपको याद नहीं रहेगा, प्रॉब्लम होगा, तो मैं स्टेप टू स्टेप फिर से समझा रहा हूँ यही टॉपिक को। पहले पावर का फॉर्मूला f इंटू वी, पावर का फॉर्मूला f इंटू वी, पावर कांस्टेंट दे दिया है तो यहाँ लिख सकते हो कांस्टेंट के। f का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। a का फॉर्मूला है m dv बाई dt। अब dt को यहाँ ले लेता हूँ, m कांस्टेंट इसको यहाँ ले लेता हूँ। क्यों एक साइड लिया? क्योंकि मुझे यहाँ x लाना है कुछ भी तरह से। पहले x लाने के लिए मुझे पहले v लाना पड़ेगा। अब बोले सर v तो था ही, लेकिन वो v प्योर फॉर्म में तो नहीं था ना, साइड में dv यहाँ खटक रहा था मुझे, तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन किया, जिससे ये प्योर v स्क्वायर हो गया, v के फॉर्म में हो गया, और ये जो था वैसा कुछ हुआ। बाद में v की वैल्यू मिल गई, बाद में dx बाई dt करके, dt ऊपर लेके दोनों साइड इंटीग्रेशन करके x की वैल्यू निकाल ली। तो ये मेथड समझ ली। ये सम समझोगे तो आपको 2-10-12 दिन के बाद भूल जाओगे। ये यदि समझ लोगे तो ये एक सम नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा इससे। हेलो, समझना क्या है? समझ में आ रहा है ना कि आपको ये समझना है, ये नहीं समझना है। यदि ये समझा तो समझ नहीं पाओगे 10 दिन के बाद, यदि आप देखोगे तो। लेकिन ये आज समझ लिया कि मेथड क्या है, कॉन्सेप्चुअली कैसे जाना है, तो अब 10 नहीं 1000 सम पे इस टाइप के कर सकते हो खुद से। ओके, चलो 11th नंबर का देख लेते हैं। फोर्स की वैल्यू दी है -1 2 3। अभी आईजे किया नहीं लिख रहा, आप समझ लो क्या, अच्छे से वेक्टर किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज वर्क, ओके 4 मीटर। अभी एस लिखते हैं चलो। और कहाँ? अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक काम करना पड़ेगा मुझे, के केप लिखना पड़ेगा यहाँ, तो इसलिए आपको यहाँ भी सारे टर्म्स लिखने के पड़ेंगे। मुझे लग रहा है 3 वेरिएबल्स हो गए डिस्प्लेसमेंट में। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो फाइन क्या करना है बच्चों? वर्क डन फाइन करना है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है, याद है ना सभी को? वैसे पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है तो वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट ही होना चाहिए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मत कर देना भूल से। चलो करो उसका।
आंसर निकालो, क्या आएगा बच्चों? हेलो, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, माइनस आई के। भूल गए वेक्टर? ठीक है। वेक्टर भूल गए कि क्या यार? सच में भूल गए यार। वेक्टर के अंदर क्या कर रहे थे? डॉट प्रोडक्ट में खाली के सेम वैल्यू वाले ही कर रहे थे। हाकी ना यार, एक्स एक्स, वाई वाई, जे जे, आई आई, जे जे, के आई आई 1 होता है, बाकी आई जे को 0 कर दो, जे के को 0 कर दो, आई के को 0 होता है। तो सेम टर्म्स होते हैं कोई 1, तो खाली के का के साथ करो, 3 और 4 12 जा, बाकी सारे वैसे ही 0 हो जाता है। यार ऐसा करोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा यार। मोरल डाउन कर दे तो मेरा यार। आप तो वेक्टर में ऐसा गलती कर रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है तो देखो वापिस फिर से लेक्चर वैसे रिकॉर्ड कर रहे, कोई देखता तो है नहीं, मेहनत करा रहे हो हमें। वर्क मिल गया? कोई डाउट किसी को? नो सर। इतने इजी क्वेश्चन में यदि आप नहीं इन्वॉल्वमेंट हो गए तुम, मैं यार बाहर के क्वेश्चन क्या कराऊं आपको। चलो 12 नंबर का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दी है आपको 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड की। एक इलेक्ट्रॉन की बात है और यहाँ है प्रोटॉन की बात है। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज फास्टर? कॉमन लॉजिक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ना ना ना, ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि मास का भी देखना होता है। हाँ, मास भी अफेक्ट करेगा, तो डायरेक्टली नहीं आंसर दे सकते। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाल दो, हाफ mv स्क्वायर। आके ना, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन। अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता, हाफ हाफ mm कट। देख लो यार, इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है और ये प्रोटॉन है। चलो डाल दो तो वैल्यू। अब क्या करेगा पता है? 10 किलो इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ जूल। नीचे लिखेंगे 100 किलो का 10⁻3। मैंने देखा है अभी एक सर, मैं जिस देख रहा था ना, हमारे ग्रुप वाले सर होते हैं तो वीडियो भेजते, सर देख लेना कुछ कैसा। तो कुछ ऐसा ही कुछ सम था, 12 के अंदर था, वैसे 11 का नहीं था कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ आपको पता चला यहाँ मैंने क्या गलती की, जानबूझ के की है, डोंट वरी। ऐसे जरूरत ही नहीं है। क्यों? वैसे ही कट हो रहा है बच्चों। जब रेशियो लेते हैं ना तब ऐसे टर्म्स को डालने की जरूरत है ही नहीं आपको, डायरेक्टली ऊपर नीचे कर दो। 100 और 10 है इसलिए। भी समझ में आ रहा है ना आपको यार? तो काइनेटिक एनर्जी आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, ये 100 है, तो ये केवी वैसे ही कट होने वाला है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 9131, ऐसे याद रख लेना 9131। वेलोसिटी तो पता नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन तो 1627 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन भी पता नहीं है। अब ये जो है ना वो सॉल्व कर लो तो आपको वीई अपॉन वीपी मिल जाएगा। समझ में आया आपको? सॉल्व करोगे तो पहले वी स्क्वायर अपॉन वीपी स्क्वायर मिलेगा, बाद में उसका अंडर रूट करोगे। देखो सॉल्व करने के लिए एक मेथड पहले याद रख लो, ये 0 0 कट हुआ, वी स्क्वायर को है ना तो 1.6 × 10⁻27। अभी मैं टाइम ना बट ज्यादा यूज हो ना, इसलिए अभी तो वैसे कर देता हूँ डायरेक्टली। 1.691 तो ये हटा दो, 16 और ये 91 कर दो। कटिंग हो रहा है कुछ? ये 10 है तो इसको 30 कर दो, तो उसको हटा दो तो ऊपर 10⁻3 आ जाएगा। हाँ कि ना? ओके, ध्यान रखना, बाद में कट होएगा, बाद में ऐसा मत बोलना। तो 16/91, 16 डिवाइडेड बाई 91 और इनटू 1230, तो 175 समथिंग आंसर आ रहा है। उसका अंडर रूट करोगे तो 13.22 आ रहा है। बोलो कौन ज्यादा फास्ट होगा, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन। कॉमन लॉजिक है, ऊपर वैल्यू 13.1 है, नीचे 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है ना कंपेयर टू
प्रोटॉन, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। कोई डाउट किसी को? अच्छा सम था, इजी था, कैलकुलेशन बड़ा था, बाकी सम में कुछ नहीं रखा हुआ था। पप्पू था, राहुल गांधी जैसा। चलो 13 नंबर का देख लेते। रेन ड्रॉप रेडियस 2 mm फॉल्स फ्रॉम द, जब भी एक्सरसाइज में करा रहा हो ना, अभी भी, आज के लिए क्या नेक्स्ट लेक्चर के, कभी भी कोई चैप्टर के लिए, पहले एक बार नजर घुमा के आओ। ओके, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, नजर घुमा के आओ। अब रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm फॉल्स फ्रॉम द हाइट 500 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, रुक, यहाँ रेडियस आपको दिया हुआ है 2 mm। ओके, नाउ हाइट कितनी दी है ग्राउंड से? 500 मीटर अबव द ग्राउंड। नाउ इट फॉल्स विद डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन until इट्स हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट, राइट? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दैट मीन्स फॉल्स विद द, एक्सेशन को भूल जाते हैं पहले तो, समझ लो कि यहाँ रेन ड्रॉप है, वैसे गिरा। नाउ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, जितनी जो टोटल हाइट थी ना, उससे आधी हाइट, यानी कि ऐसा हम ले कि इतनी हाइट पे बात कर रहे हैं, तो इतनी हाइट के लिए उसका यहाँ दिया हुआ एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, बाद में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जाएगा, हाँ कि ना? मैं हाइट नहीं लिखा हूँ, हाइट तो अभी कोई अलग हो गया। हाइट कितनी दी है? 500, तो ये 250 और ये 250, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। आर की वैल्यू 2 mm दी है, हाइट आपको दी है 500 मीटर। It falls with a decreasing acceleration until the half of it attains the maximum speed। यहाँ उसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, and move with the constant speed। बाद में वो वही स्पीड से भी मैक्सिमम वाली स्पीड से नीचे आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू रेजिस्टिंग फोर्स थोड़ी एनर्जी यूज हो जाएगी। ओके, तो जब वो रीच करेगा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 10 हो जाती है, थोड़ी कम होती है। भले यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन फाइनली वेलोसिटी थोड़ी क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाएगी। तो क्या करे? पहले तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा इसके पास कितना एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना उसके पास, mgh। अब v मैक्सिमम की यहाँ तो वैसे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, दो ऑप्शन है आपके पास। ओके, v मैक्सिमम निकालो। ओके, ये रही नहीं, तो वी मैक्सिमम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी mgh लगा के एनर्जी फाइंड कर सकते हो। जब यहाँ होगा तब उसकी एनर्जी कितनी होगी वो। ओके, नाउ यहाँ जब यहाँ आएगा तो क्या होगा बच्चों? क्योंकि हाइट नहीं है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हाफ mv² वाला फॉर्मूला डाल दो। हेलो, समझ में आ रहा है? यहाँ क्या था? mgh। यहाँ h1 हाइट ले लेते, यहाँ h2 हाइट ले लेते। ओके, चलो करो सॉल्व। पहले हम डाल देते हैं, पहले तो हमारे पास मास नहीं है ना, उसका रेडियस है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कोई बता सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला? 4/3 पाई r क्यूब। mm है ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर देना, डेसी सेंटी मिली।